ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी डायनेमिक परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें और ऊंचाइयों को छूते रहें। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करें और चाहें तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों के पास शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आप लोग इसी तरह से मेहनत से पढ़ते रहें, यही शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आप तरक्की के मार्ग पर चलें, लेकिन अपने मेहनत से। और रही बात, आपकी मेहनत का कोई गवाह नहीं होता, आपकी मेहनत का कोई गवाह नहीं होता है। जब आप तरक्की कर जाते हैं तो आपकी तरक्की ही गवाही बन जाती है उस मेहनत की। तो प्यारे बच्चों, ये मत देखिए कि कोई आपको मेहनत को देख रहा है या नहीं देख रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन आप तरक्की कर जाओगे, आपकी मेहनत का सभी को अंदाजा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि तरक्की किसी को दिखाकर नहीं की जाती है, ना मेहनत किसी को दिखा के की जाती है। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको तरक्की स्वयं मिल जाएगी और तरक्की जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बताएगी कि ये व्यक्ति बहुत मेहनती है। तो प्यारे बच्चों, आप किसी को देख करके, किसी को समझ करके, आप उससे तुलना करके आगे मत बढ़िए। अपनी लगातार मेहनत करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो ये एक था प्रतिदिन की डेली की दिनचर्या में एक थॉट जो आप लोगों को आगे मोटिवेशनल के रूप में काम आ सकता है। आप मेहनत करते हैं तो ये सोचते होंगे कि हमें कोई देखे, हम दिखा कर मेहनत करें, तो दिखा के मेहनत नहीं की जाती है। आप स्वयं से मेहनत करते हैं। जिस दिन आप तरक्की कर जाओगे उस दिन आपकी मेहनत सबको दिखाई देने लगेगी। तो मेहनत करो, लेकिन उसका शोर मत करो। मेहनत से शोर से कोई लेना देना नहीं है। अगर शोर करके मेहनत से सफलता हासिल करोगे तो उसका मजा अलग है। अगर आप बिना शोर के मेहनत करके अगर आप तरक्की कर जाओगे, फिर आपकी तरक्की आपका शोर करे, तो वो मेहनत आपके लिए कारगर है। तो प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कला के तत्व हमारे विस्तार रूप से समाप्त हो गए। आज हम बात करने वाले हैं चित्र संयोजन के सिद्धांतों पर। हम विस्तार से इनको भी देखेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, अभी क्यों है हम बताएंगे। हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लास्ट में एक लाइक करके जरूर जाएं। पूरा वीडियो अंत तक देखा करें, तभी वीडियो का आपको मजा मिलेगा। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप वीडियो देखेंगे तो शायद आपको समझ में कुछ ना आए, लेकिन अगर पूरा विस्तार से पूरा समझेंगे वीडियो तो एक टॉपिक आपका पूरा क्लियर होगा, तभी आपको वीडियो का आनंद आएगा। तो हम चलते हैं, सबसे ऊपर पहले लिख लेते हैं चित्र संयोजन के सिद्धांत। चित्र संयोजन के तो हमारा आज यही टॉपिक प्यारे बच्चों रहेगा, चित्र संयोजन के सिद्धांत। इसमें हमें पढ़ना है, इसके बारे में विस्तार से जानना है। ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारी किताबों को देखा है, बहुत सारे टीचरों के हम वीडियो देखे हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि चित्र संयोजन के सिद्धांत कोई 6 बताता है, कोई 7 बताता है, कोई 8 बताता है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें श्योर नहीं हो पाते हैं टीचर क्योंकि वो भी कोई किताब के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। जब किताबों में दिया होता है तो उसी को लेकर चलता है, इसके माध्यम से ये चीजें गलत हो जाती हैं।
तो हम आपके आज डाउट क्लियर करेंगे कि कितने मुख्य रूप से चित्र संयोजन के सिद्धांत हैं और आगे विद्वानों ने कितने माने हैं और आपको कितने मानने चाहिए। तो हम चलते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, देखते हैं इस वीडियो को विस्तार से, तब आपको सारी चीजें सही हो जाएंगी। हम देखेंगे सबसे पहले चित्र संयोजन है क्या। तो हम पहले यहाँ बात करेंगे चित्र संयोजन है क्या। तो बात करने वाले हैं जब कलाकार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, जब कलाकार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि, तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र के रूप में करता है, तो वह संयोजन कहलाता है। प्यारे बच्चों, यहां पर देखना है जब कलाकार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि को एक सुनियोजित ढंग से चित्र के रूप में, भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र के रूप में करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? चित्र संयोजन। क्या कहते हैं? चित्र संयोजन। यही चीजें आप लोगों को आज पढ़ना है कि इसके बारे में, चित्र संयोजन में भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कौन कौन से माध्यम होते हैं, तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हो और समझ सकते हो। जब कलाकार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र के माध्यम से करता है, तो प्यारे बच्चों वही संयोजन कहलाता है। हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरी, अगर दूसरे शब्दों में लिख सकना चाहो तो संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। प्यारे बच्चों, यहां पर क्या लिखा है? संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। प्यारे,
यहाँ पर ध्यान देना यह है कि चित्र को अगर आप अच्छा और सुंदर बनाना चाहते हैं तो संयोजन को और प्रभावी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए चित्रकला के तत्वों का जो प्रयोग उसमें होता है वो किसके आधार पर करना होगा, संयोजन के सिद्धांत यानी इसके आधार पर करना होगा, तभी वो चित्र आकर्षक और प्रभावी लगेगा। तो हमें ये चीज अपने आप में लिख लेनी है और इनको अच्छी तरीके से पढ़ करके आपको समझना भी है। चित्र अब यहां पर थोड़ा समझना है, चित्र संयोजन के सिद्धांत छह, सात, आठ माने गए हैं। अब यहां पर हमने 3 चीजें क्यों लिखी है, यहीं पर कंफ्यूजन है बच्चों, यहीं पर से आप लोगों को दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में आपको 6 देखने को मिलेगा, बहुत सारे किताबों में 7 देखने को मिलेगा, बहुत किताबों में 8 देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें ये सामने आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमारे 6 चित्र संयोजन के सिद्धांत होते हैं। बाद में कुछ विद्वानों ने एक सिद्धांत को और बढ़ा दिया जिसको हम कहते हैं विरोध। क्या कहते हैं, विरोध। तो इसका प्रयोग चित्र संयोजन के सिद्धांत के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि चित्र को सुंदर और आकर्षण बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज यहाँ पर ध्यान है, हम जब इसको पढ़ाएंगे तो उसमें एक लाइन नीचे हम जोड़ देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो विद्वानों के आधार पर ये 7 प्रकार की हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं 8 है। तो यहाँ पर एक और विद्वानों ने कई किताबों को छापने वाले वहां पर एक होता है परिपेक्ष, हाँ यहां पर लिख दीजिए परिप्रेक्ष्य, ये 8 नंबर में इसको शामिल कर लेते हैं, जबकि ये चित्र संयोजन के सिद्धांत के बाहर होता है, इससे टॉपिक का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये होता है। चित्र संयोजन के बाद इसको अगर पढ़ लिया जाए, क्योंकि ये 2 आमी धरातल को त्रिआमी धरातल के रूप में बनाता है, तो प्यारे बच्चों ये परिप्रेक्ष्य होता है। तो इसको भी हम पढ़ा देंगे, इसको भी पढ़ा देंगे और 6 ये भी पढ़ा देंगे। टोटल आपके 8 हो जाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान देना रहेगा कि आपको किस माध्यम से या किस ऑप्शन में, मान लेते हैं क्वेश्चन आ जाए कि चित्र संयोजन के कितने सिद्धांत होते हैं, यही पहला क्वेश्चन आ टपके, तब क्या करेंगे। उस जगह पर आप देख लेना है, अगर 6 ऑप्शन है तो 6 को टिक कर देना है, अगर 6 नहीं है 7 है तो 7 को टिक कर देना है, 8 तो कतई करना ही नहीं है, 6 7 में से आपको टिक करना, जो ऑप्शन मिल जाए उसको आप टिक कर देंगे। अगर दोनों ऑप्शन हैं तो 6 को लगा के आप प्यारे बच्चों आइएगा, किसको, 6 को लगा कर आइएगा, क्योंकि मुख्य रूप से प्यारे बच्चों चित्र संयोजन के सिद्धांत 6 ही हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ विद्वानों के आधार पर अगर माना जाए, क्योंकि ये माने गए हैं, यहाँ पर ध्यान लिख देना है, माने गए हैं। तो अगर विद्वानों के आधार पर माना जाए, कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 7 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं ये बाद में विरोध शामिल किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से प्यारे बच्चों 6 ही सिद्धांत होते हैं। तो वरीयता किसको मिलनी चाहिए, 6 को। अगर 6 नहीं है तब ऑप्शन 7 पे जाएगा, 8 तो कतई हो ही नहीं सकता है। जब दोनों ना हो तब अगर 8 मिल जाता है तो आप करेंगे ही। तो ये यहाँ पर समझना है। तो ये अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। हम वो लिखे दे रहे हैं नाम, 7 6 7 8 जो भी हैं। तो पहला है सहयोग, सहयोग, इसी को कहते हैं एकता। दूसरी अगर बात करें तो होता है संतुलन, दूसरा होता है सामंजस्य,
सामंजस्य हो गया। तीसरा होता है संतुलन। चौथा प्यारे बच्चों होता है प्रभाविता। अगर पांचवें की बात करें तो होता है लय। अगर छठे की बात करें तो प्रमाण, और अगर सातवें की बात करें तो अपना आ जाता है विरोध। अगर आठवें की बात करें तो आ जाता है परिप्रेक्ष्य। प्यारे तो ये ध्यान रखना है, ये आठों हो गए हैं। तो मुख्य रूप से यहां तक हमें पढ़ना है, लेकिन इन दोनों को भी हम उसी में ऐड कर देंगे, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों हम पहली चीज देखते हैं, पहला यहां पर सहयोग। या एकता, इसको देखते हैं। सहयोग या एकता प्यारे बच्चों यूनिटी जिसे कह सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं आप अपने घर में रहते हैं और पास पड़ोस मोहल्ले में हर एक व्यक्ति का आप सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? सहयोग करते हैं किसी सामान को लेकर, किसी काम को लेकर। तो वो एक प्रकार का सहयोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपनी शब्दों में कहते हैं यार उन लोगों में बड़ी एकता है। क्या है? उन लोगों में बड़ी एकता है। तो सहयोग या एकता एक ही चीज है प्यारे दोस्तों। अगर आप किसी का सहयोग करते हैं तो आप दोनों लोगों में क्या है? एकता होती है। तो इसीलिए इसके दो नाम होते हैं, सहयोग या एकता। तो इसका सहयोग करना ही होता है काम। तो हम यहां पर लिखेंगे सहयोग का अर्थ कला के तत्वों के मध्य। सहयोग का अर्थ है कला के तत्वों के मध्य एकता स्थापित करना। सहयोग का अर्थ क्या है? सीधे सीधे इन्होंने लिख दिया है, सहयोग का अर्थ कला के तत्वों के मध्य एकता स्थापित करना है। कला के तत्व जो प्रयोग हो जाते हैं, हमने अभी जैसे चित्र संयोजन में बताया था कि चित्र संयोजन में कला के तत्वों का प्रयोग किसके आधार पर करना चाहिए? संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। तो सहयोग का अर्थ वही होता है कि कला के तत्वों के मध्य जब एकता होगी तभी चित्र अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों। इसीलिए हम कहते हैं इसको सहयोग या एकता। तो एकता स्थापित करना किसके मध्य? कला के तत्वों के मध्य में। तो जिससे चित्र संयोजन महत्वपूर्ण बन सके। जिससे चित्र संयोजन महत्वपूर्ण बन सके। एकता की दृष्टि से चित्र में किसी एक आकर्षण का होना आवश्यक है। एकता की दृष्टि से चित्र में कोई एक आकर्षण होना आवश्यक है। तो यदि एक से
अधिक आकर्षण, अगर एक से अधिक आकर्षण केंद्र होंगे, प्यारे बच्चों, अगर यदि एक से अधिक आकर्षण के केंद्र होंगे तो क्या होगा, चित्र में बिखराव आ जाएगा। तो चित्र में बिखराव आ जाएगा, ये चीज है। यदि एक से अधिक आकर्षण उसमें बना दिए जाएं तो क्या होगा, चित्र का बिखराव हो जाएगा, फिर चित्र अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, एक लाइन में अगर उसका अर्थ जानना हो तो सहयोग कलाकृत, सहयोग कलाकृति में के सभी तत्वों में एकता, समानता, कला सहयोग, ये गलत हो गया, सहयोग कलाकृति के सभी तत्वों में एकता, समानता और एक सूत्रता उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों, सहयोग कलाकृति में क्या करता है, सभी तत्वों में एकता, समानता या सूत्रता, तो एक सूत्र में बंधना यही सूत्रता है, तो सूत्रता उत्पन्न करता है। यही इस सहयोग का काम है, यही आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, सामंजस्य। या कह सकते हो इसी को संगत, सामंजस्य या कह सकते हो संगत। हम इसको देखेंगे अब इसमें क्या होता है। तो इसको लिखेंगे, जब चित्र के सभी अंग, कलाकृति के अनुरूप, कलाकृति के अनुरूप मिलते जुलते प्रतीत हों तो वहां सामंजस्य का अनुभव होता है। यहां पर देखना है सामंजस्य और संगत किसे कहते हैं। तो जब चित्र के सभी अंग कलाकृति के अनुरूप बन जाते हैं, प्यारे बच्चों, मिलते जुलते प्रतीत होने लगते हैं, तो वहां पर सामंजस्य का अनुभव होने लगता है। आप ध्यान रखें, जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो क्या होता है, किसी एक भाव को, एक विचार करके हम उस चित्र को बनाना स्टार्ट करते हैं, तभी हम उसका चित्र बना पाते हैं। जैसे मान लो हम कृष्ण भगवान का चित्र बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, पहले वो भाव हमारे अंदर आ जाता है कि कृष्ण भगवान है, इनके मुकुट लगेगा, मुकुट पे क्या लगेगा, मुकुट पे वो मोर का पंख लगेगा, हाथ में बांसुरी आएगी। तो इन सब चीजों का जब विचार आ जाता है तो हम क्या करते हैं, चित्र के सभी अंग कलाकृति के अनुरूप, यानी जो हम सोच रहे होते हैं उसके
अनुरूप मिलते जुलते प्रतीत हो जाते हैं तो हमें किस चीज का अनुभव होता है? सामंजस्य, यानी हाँ ये अब चित्र सही लगने लगा है, इस चीज का अनुभव यहाँ पर होता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं वहां पर सामंजस्य का अनुभव होने लगता है। अब हम बात वही लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो लिख सकते हो कलाकार किसी एक मुख्य विषय या भाव को लेकर कोई रचना प्रारंभ करता है। वही चीज कलाकार क्या करता है, किसी एक मुख्य विषय को, ये कोई चीज तो सोच सकता है, कोई विषय उसका हो सकता है, या मन में उसका भाव को लेकर के कोई रचना प्रारंभ करता है। तत्पश्चात उसके अनुरूप कलागत तत्वों का चित्र चयन कर चित्र के सभी अंगों को कलाकृति के अनुरूप मिलते जुलते बनाता है। प्यारे बच्चों, कलाकार किसी एक मुख्य विषय या भाव को लेकर कोई रचना प्रारंभ जब करता है, तत्पश्चात उसके अनुरूप कलागत तत्वों का प्रयोग करके जो अंग बनाता है वो चित्र के सभी अंगों का अनुरूप करता है कि ये मिलते जुलते हैं उस कलाकृत से चित्र। वहां सामंजस्य का अनुभव होता है, वहां सामंजस्य का अनुभव होता है। ये चीज लिख लेना। अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सामंजस्य। तो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर अगला तीसरा चलते हैं। अब हम तीसरा टॉपिक की बात करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है संतुलन। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। संतुलन क्या होता है? संतुलन कला सृजन का वह सिद्धांत है, संतुलन कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रकला के समस्त तत्वों को
इस प्रकार चित्रकला के समस्त तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित, चित्रकला के समस्त तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे उनका भार समस्त तल पर, जिससे उनका भार समस्त तल पर समुचित रूप से व्यवस्थित रहे और कलाकृति देखने में सुंदर और आकर्षक लगे। ये चीज है। अब संतुलन आप समझ गए होंगे। संतुलन कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रकला के समस्त तत्व जो होते हैं उसको इस प्रकार व्यवस्थित करें प्यारे बच्चों, जिससे उनका भार समस्त तल पे, ये जैसे मान लो समस्त तल है तो समुचित रूप से व्यवस्थित रहे और कलाकृत देखने में प्यारे बच्चों अच्छी लगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि उनका भार समस्त तल पर समुचित रूप से अगर होगा, व्यवस्थित रहेगा, तभी वो चित्र आपको देखने में सुंदर और आकर्षक लगेगा। तो ये चीज होती है संतुलन। अब हम अगर बात करें चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे आता है लय, जिसे हम लय या प्रवाह कहते हैं। लय या प्रवाह, तो इसको देख लेते हैं। लय का अर्थ है, लय का अर्थ है समान अथवा सामंजस्य पूर्ण। लय का अर्थ है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। लय का अर्थ होता है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं हम? लय या प्रवाह। तो यहां पर लिख लो अगला टॉपिक, जब तक चित्रभूमि पर कुछ अंकित नहीं करते हैं, वह शांत रहती है। जब तक हम चित्रभूमि पर कुछ अंकित नहीं करेंगे तो वह चित्रभूमि क्या रहेगी? वो शांत रहेगी, यानी इसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो जैसे ही चित्रभूमि पर बिंदु या रेखा
का निर्माण करते हैं। जैसे ही चित्र भूमि पर रेखा या बिंदु का निर्माण करते हैं तो चित्र भूमि पर गतिशीलता पैदा हो जाती है। प्यारे बच्चों, यहां पर जैसे बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इस पे कुछ ना लिखा हो तो वो क्या रहता है, वो शांत है, उसमें कुछ जब है ही नहीं तो हम उस पर कोई भाव प्रकट नहीं करेंगे, तो वो एक जीरो बेस पर रहता है, इसलिए वो शांत रहता है। जिस पर हम कुछ ना कुछ अगर लिख देते हैं तो वो हमें प्रतीत होने लगता है, अनुभव जो आ जाता है वही क्या कहलाता है, गतिशीलता। यानी वो चित्र भूमि क्या हो जाती है, गति करने लगती है, यानी हमारे अंदर भाव पैदा करने लगती है कि ये अब लिखेंगे, ये या चित्र बनाएंगे, तो वही गतिशीलता है। वो गतिशीलता भूमि पर आ जाती है कब, बिंदु या रेखा लिखने या करने में। रेखा लिख दें, रेखा बना दें, हम कुछ ना बनाओ रेखा बना दें, आपको प्रतीत होने लगेगा कि इस पर कुछ कार्य होगा। बिंदु रख दें तब भी आपको लगेगा कि कुछ कार्य होने वाला है, तो वही गतिशीलता पैदा हो जाती है। यदि रेखा अथवा आकृति को घुमाव देते हैं, यदि रेखा या आकृति को घुमाव देते हैं, यदि रेखा या आकृति को घुमाव देते हैं, घुमाव देते हुए आगे बढ़ाते हैं, घुमाव देते हुए आगे बढ़ाते हैं, तो प्रभाव या गति, तो प्रभाव नहीं तो प्रवाह या गति या लय का अनुभव होता है। प्यारे, तो प्रवाह, गति या लय का अनुभव होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यही चीज होती है लय या प्रवाह। अब हम बात करेंगे 5 नंबर, थोड़ा इसको इरेज करने के बाद। तो हम यहां पर प्यारे बच्चों लिख लेते हैं थोड़ा एक प्रवाह के बारे में। तो प्रवाह या लय के साधारण 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों। प्रवाह या लय के साधारण कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करेंगे तो होता है सरल। सरल मतलब रेखा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति होना। प्यारे बच्चों, जैसे एक ये बिंदु है और यहाँ एक अगला बिंदु है, तो इस तक अगर हम लेकर आएंगे तो प्यारे बच्चों रेखा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सरल प्रवाह है। तो दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है कोणीय। कोणीय क्या होता है? कोणदार टूटी हुई रेखा। कोणदार टूटी हुई रेखा
इसको भी समझ लेते हैं, जैसे ऐसे बना है प्यारे बच्चों, ये यहाँ से टूटी हुई है तो ये कोणदार भी है। तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये कोणीय प्रवाह है। तो हम तीसरी अगर बात करें तो तीसरे में क्या आता है, लहरदार। लहरदार में क्या होता है, तो इसमें सर्पाकार रेखा होती है, सर्पाकार रेखा। क्या है बच्चों, सर्पाकार कैसे, ऐसे ऐसे जो कोई रेखा हो ऐसे ऐसे, तो इनको हम क्या कहते हैं, जैसे ये रेखा है सर्पाकार में है, या ऐसे ऐसे कह सकते हो। ये रेखाएं जो होती हैं ये सर्पाकार रेखाएं हैं, इसे लहरदार कहते हैं। तो लहरदार प्रवाह हो जाता है। तो ये इस तरह से 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। अब हम बात करेंगे अगला है 5वां नंबर, तो उस पर चर्चा करेंगे, वो होता है प्रभाविता। पांच नंबर है प्रभाविता। अब इसको लिख लें, किसी भी कलाकृत के सृजन में, किसी भी कलाकृत के सृजन में प्रभाविता प्रमुख एवं अनिवार्य सिद्धांत है। प्रभाविता कलाकृत के सृजन में प्रभाविता प्रमुख एवं अनिवार्य सिद्धांत है। किसी भी चित्र की भाव अभिव्यक्ति में मुख्य आकृति या वस्तु को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, यहां पर ध्यान रखना है, किसी चित्र की भाव जब अभिव्यक्ति होती है तो उसमें जो मुख्य रूप से आकृति होती है, बाद में सहायक आकृतियां होती हैं उनकी बात छोड़िए, जो मेन रूप से आकृति होती है तो उस पर सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जहां पर दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम पड़ती है, वहां पर क्या होता है, जहां सबसे अधिक मुख्य आकृति को वस्तु पे सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, जहां पर क्या होता है, दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम पड़ती है, और वहीं से आगे की ओर गौड़ वस्तु पर जाती है, यानी जो अन्य सहायक आकृतियां होती हैं उन पर जाती है। तो
ये चीज आप यहाँ पर देख, प्रभाविता वही चीज है कि कलाकृति के सृजन में प्रभाविता प्रमुख एवं अनिवार्य सिद्धांत है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है, किसी भी चित्र की भाव अभिव्यक्ति में मुख्य आकृति जो होती है उसको महत्व सबसे अधिक दिया जाता है। जहां पर दर्शक की दृष्टि सबसे पहले जाएगी तो उसको महत्व देना आवश्यक है, वही कहलाता है प्रभाविता। और वहीं से आगे के बाद उसमें जो सहायक चित्र होते हैं उस पर नजर पड़ती है किसकी, दर्शक की। तो यहां पर एक और टॉपिक लिख लेते हैं, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में अधिक महत्व देना क्या कहलाता है, प्रभाविता कहलाता है, प्रभाविता कहलाता है। ये हो सकता है किसी एक आकृति में अन्य आकृतियों की तुलना में अधिक महत्व देना प्रभाविता कहलाता है। एक चित्र में एक मुख्य चित्र होता है और कई सहायक चित्र होते हैं, तो उसमें जो मुख्य रूप से जो चित्र होता है उसको अधिक महत्व देना ही प्रभाविता कहलाता है। अब हम बात करेंगे 6 नंबर की, प्रमाण। प्रमाण या उसी को कहते हैं अनुपात। तो ये प्रमाण अनुपात क्या होता है, आकृतियों की लंबाई या चौड़ाई, आकृतियों की लंबाई या चौड़ाई के परस्पर अनुपातिक संबंध, अनुपात या प्रमाण का सिद्धांत कहलाता है, का सिद्धांत कहलाता है। जो आकृति में लंबाई या चौड़ाई का परस्पर आनुपातिक संबंध होता है प्यारे बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रमाण या अनुपात। चित्र में प्रयुक्त आकृति को कितना छोटा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, किस जगह पर वो चित्र अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों। जैसे मुख्य आकृति कहीं किनारे पर बना दो तो क्या अच्छा लगेगा, आप ही बताइए। कोई मुख्य आकृति है उसको किनारे बना दो, जो गौड़ आकृतियां होती हैं उनको हम बीच में अगर बना दें तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कौन सी जगह पर कौन सा चित्र बनाएं, लंबाई चौड़ाई में गौड़ चित्र को अगर हम बड़ा बना देंगे और जो मुख्य आकृति होगी उसको छोटा बनाएंगे तो हो सकता है चित्र कम अच्छा लगे। इसलिए इस लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो होता है उसका प्रमाण जो है हम कहते हैं, अनुपात कहते हैं या प्रमाण कहते हैं। यही सिद्धांत चित्र संयोजन का सिद्धांत कहलाता है। अगर हम बात करें 7 नंबर की, 7 नंबर क्या होता है, तो वही जो एक हमने बताया था विरोध। क्या होता है, विरोध। तो विरोध में क्या होता है, चित्र में एक रस्ता को भंग करने के लिए, चित्र में एक रास्ता भंग करने के लिए
चित्र में एक रास्ता जब आ जाती है, एक जैसा चित्र लगने लगता है, तो उस एक रास्ता को भंग करने के लिए प्यारे बच्चों विरोध के लिए विरोध दिखलाना आवश्यक होता है। चित्र में एक रास्ता भंग करने के लिए विरोध करना विरोध दिखलाना आवश्यक है। तो चित्र में एक रास्ता जब आ जाती है, जैसे मान लो आप चित्र बनाओ, सब एक एक जैसे सब चित्र रंग दो, उसमें किसी भी अन्य प्रकार का रंग न डालो, तो वो क्या होगा, समान सब कुछ लगने लगेगा। तो वो एक रास्ता आ जाती है, उसका विरोध दिखलाना आवश्यक होता है, उसको भंग करना पड़ता है। अलग अलग चीजें जब करोगे बनाओगे तब क्या करेंगे, मुख्य आकर्षक जो चीज होगी उस पर मेरी निगाह जाएगी, दर्शक उसको मुख्य रूप से देखेगा। तो वही चीज होती है, एक रास्ता भंग करने के लिए हम विरोध का सहारा लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये विरोध का प्रयोग होता है, यही चीज आपको समझाना है। अब इससे क्या होता है, एक रास्ता भंग करने में क्या होता है, आप लोग जानते हो कि विरोधी तत्व के प्रयोग से, लिख लो, विरोधी तत्व के विरोध से कलाकृत में तेज शक्ति गति आकर्षण तथा सौंदर्य उत्पन्न होता है, यही चीज है। चित्र जब समान उसमें आने लगता है, एक रास्ता आ जाती है, तो उसको भंग करने के लिए विरोध का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम विरोध का प्रयोग करते हैं तो कलाकृति में तेज आ जाती है, शक्ति आ जाती है, गति आ जाता है, आकर्षण आ जाता है और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ये चीज, इसका एक उदाहरण आप कर लो, जैसे हम क्या कहते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, मैचिंग का हम एक एक चीज अगर पहन लें, जैसे नीली काली पैंट है, काला शर्ट है, तो अच्छा कम लगेगा। अगर हम क्या करेंगे, नीचे बढ़िया काली पैंट पहन लें, ऊपर से शर्ट सफेद हो, तो फिर उसका एक अलग लुक हो जाता है। तो वही है कि हमने क्या किया, उस एक रास्ता को क्या किया, भंग कर दिया उस सफेद कलर से, तो वहां पर सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें गति आ जाती है और आकर्षण आ जाता है, तेज आ जाता है, शक्ति आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पर कहने का मतलब है विरोध का। तो इसको थोड़ा इरेज कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं उसी भी कि एक चीज विरोध का और टॉपिक नोट कर लें, तब उसके बाद चलते हैं। चित्र में सामंजस्य उत्पन्न करने में विरोध तत्व सहायक नहीं है, विरोध तत्व सहायक नहीं है। प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोग एक रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बन सकता है।
कि ऐसा कौन सा तत्व है चित्र संयोजक का जो सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि ऊपर सामंजस्य के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, एकता और समानता दिखाने के लिए। तो सिर्फ वो विरोध ही ऐसा है जिसका प्रयोग हम सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि समानता को भंग करने के लिए, एक रसता को भंग करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। यही कारण है विरोध का। तो प्यारे बच्चों, चित्र संयोजक के जो मुख्य सिद्धांत होते हैं, इसीलिए उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है, इसलिए 6 तत्वों को पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ कुछ जो अलग विद्वान हैं, उन्होंने विरोध को शामिल किया गया है कि ये भी एक तो अंग है, भले उसका विरोध करने के लिए किया जाता है हालांकि, लेकिन वो आता तो चित्र को आकर्षक बनाने के लिए है। तो इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको शामिल किया है और कुछ ने नहीं किया है। तो अगर मुख्य रूप से आएगा तो 6 होंगे, अगर 6 ऑप्शन नहीं है तो 7वां भी शामिल होगा। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं 8 नंबर की। 8 नंबर में क्या है? परिपेक्ष। परिप्रेक्ष या इसी को कहते हैं क्षय वृद्धि। क्षय वृद्धि या परिपेक्ष। तो इसको क्या होता है, ये हमने जैसा कि बताया था कि ये चित्र संयोजक के बाद आने वाला एक प्रमुख अंग है, लेकिन इसको कुछ विद्वान उसी में शामिल करते हैं, तो हम भी पढ़ लेते हैं। इसमें पढ़ो चाहे अलग से पढ़ो, पढ़ना तो है ही है, तो इसको एक में ही पढ़ लेते हैं, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। इससे एक आधे बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो परिप्रेक्ष्य के माध्यम से, परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआमी धरातल परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआमी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआमी प्रभाव दर्शाया जाता है। ये चीज परिप्रेक्ष्य के माध्यम से क्या होता है, द्विआमी जो धरातल होता है उस पर वस्तुओं का त्रिआमी प्रभाव दर्शाया जाता है। यही होता है परिप्रेक्ष्य या क्षय वृद्धि। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप इसको सीख सकते हो और इसके तहत निकटता व दूरी के आधार पर नजदीक, इसके तहत निकटता व दूरी के आधार पर नजदीक की वस्तुएं आकार में बड़ी और दूर की वस्तुएं आकार में छोटी, आकार में बड़ी और दूर की वस्तुएं आकार में छोटी व धुंधली व अस्पष्ट दिखाई देती है।
इसके तहत क्या होता है, निकट व दूरी के आधार पर नजदीक की जो वस्तुएं होती हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, बड़ी आकार में दिखाई देती हैं, और जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, छोटी दिखाई देती हैं, और प्यारे बच्चों अस्पष्ट दिखाई देती हैं। कभी आप देखिएगा फोटो या फिल्म में तो ऐसा ही प्रतीत होता है आप लोगों को। तो ये कितने दो प्रकार की होती हैं, इनके दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है रेखीय प्रभाव, रेखीय प्रभाव कहते हैं, रेखीय परिप्रेक्ष्य, और नंबर दो होता है वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। रेखीय प्रभाव क्या होता है, इसके अंतर्गत ठोस ज्यामितीय आकृतियां आती हैं। रेखीय प्रवाह रेखीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत क्या आती हैं, ठोस आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां आती है। जैसे हम कह सकते हैं यहां घन, बेलनाकार, ये आप चीजें, घन हो गया, बेलनाकार हो गया, वर्तनाकार हो गया, वर्तनाकार, ये आदि चीजें जो होती हैं वो क्या रेखीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। वातावरणीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है, तो इसको वातावरण यानी वायुमंडल में धूल आदि के कण, वायुमंडल में धूल आदि के कण होने के कारण क्या होता है, दूर की वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देती है। यही होता है वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से अगर वीडियो देखा होगा, अच्छी तरीके से नोट्स बनाया होगा, तो अब दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चित्र संयोजन के सिद्धांत, तो हमने विस्तार रूप से सभी चित्र संयोजन के सिद्धांत आपको बता दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें और उसको कई बार रिवीजन करने के बाद आप देखेंगे कि इससे कुछ अब हमारा बचने वाला नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप जरूर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक अलग टॉपिक को लेकर के, अलग कोई एक पाठ्यक्रम को लेकर के। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।